नहीं जी, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल, सिलेबस कोड 5070। ठीक है, तो पहले हमने डिस्कस कर लिया एटॉमिक स्ट्रक्चर और हमने डिस्कस किया है वो पार्टिकुलेट नेचर। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल। ठीक है, चैप्टर ये भी उनकी तरह इजी है। ठीक है, और इसमें कोई इतना कोई टेक्निकल नहीं, लेकिन चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर से काफ़ी एमसीक्यूज़ भी आते हैं और वो थ्योरी भी आती है। ठीक है, तो सिक्योर करता है हमारे काफ़ी नंबर, ये तो हमें ये अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल सबको पता है पीरियोडिक टेबल क्या होता है, क्या उसके अंदर एलिमेंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो पिछला यानी कि पुराना वाला जो पीरियोडिक टेबल था हमारा, जो अभी लेटेस्ट वाला ना, वो तो हमारे पास अभी है ना, जो इससे पहला था हमारे पास वो उसको कहते थे हम मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इन मैंडलीव्स पीरियोडिक table elements are arranged according to the ascending order of their atomic masses, यानी कि उसके अंदर एटॉमिक मैसेज मतलब कि न्यूक्लियर नंबर नहीं, उसकी बेसिस के ऊपर वो अरेंजमेंट हुई पड़ी थी। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हमारे पास अभी है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोटॉन। ठीक है, इसमें हमारे पास प्रोटॉन नंबर के हिसाब से होता है। ये देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, ये देखें, ये 1 हाइड्रोजन का, ये देखें 1, उसके बाद हमारे पास आ गए ये सॉरी ये आ गया हमारे पास हीलियम, ये 2, फिर देखें, फिर 3 4, ये देखें, ये 4 5 6 7। ठीक है, तो जो हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो अरेंज हुए पड़े हैं किस हिसाब से, प्रोटॉन नंबर के लिहाज से। ठीक है, ओके, तो आपको क्लियर होगा ये मैंडलीव्स और यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आगे हम चलते हैं। ये रहा मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल, ये रहा, ये कुछ इस तरह का हमारे पास मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, ये जो ये है। ठीक है, इसके अंदर देखें ग्रुप्स इस तरह है, पीरियड इस तरह है, रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि अब तो हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर ये हमारे पास जो है, ये जो ये पीरियड बनाए हुए हैं ये ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ये ग्रुप्स होते हैं मॉडर्न के अंदर। ठीक है, और जबकि जो इसने ग्रुप्स लिखे हुए हैं मॉडर्न के अंदर हमारे पास ये पीरियड्स होते हैं। ठीक है, पीरियड्स, तो ये रिवर्स ऑर्डर में डिफरेंस है इसका। ठीक है, और इसके अंदर देखें स्पेसिस, इसके अंदर जो है वो स्पेसिस भी खाली है, ये देखें स्पेसिस खाली, जबकि उसके अंदर कोई स्पेस खाली नहीं है। ये देखें यहाँ पे जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं उनके लिए स्पेसिस यहाँ पे खाली हैं, ये देखें, जबकि जो मॉडर्न है उसके अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम, डिफरेंसेस बिटवीन द मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके जी, देखें जी, ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर इन रिवर्स ऑर्डर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। उसके अंदर जो ग्रुप्स हैं वो मॉडर्न वाले के अंदर पीरियड्स, और जो पुराने वाले के अंदर पीरियड्स हैं वो मॉडर्न वाले के अंदर ग्रुप्स हैं। ओके, नो स्पेसिफिक पोजीशन फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जैसा कि आप देख लें यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है। यहाँ पे सी है, यहाँ पे पी बी है, यहाँ पे ये है, सारे एक साथ, यानी कि देखें सारे एक साथ मिक्स किए हुए हैं। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक, जिस तरह अभी तो हमारे पास स्पेसिफिक है ना, बीच में जो है वो हमारे पास उधर मेटल्स ही हैं, तो पहले इस तरह कोई सीन नहीं था। ठीक है, तो आगे देखें, नोबल गैसेज आर नॉट प्रेजेंट इन मैंडलीव, जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर एक ग्रुप 0 कहते हैं हम, जिससे उसके अंदर हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर नोबल गैसेज हैं। यहाँ पे कोई नोबल गैसेज नहीं है। ठीक है, और स्पेसिस आर प्रेजेंट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स इन मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये देखें यहाँ पे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए जगह है, जबकि मॉडर्न के अंदर ऐसा कोई जगह वगैरह नहीं है। ओके, हो गया। आगे हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ठीक है, ग्रुप्स एंड पीरियड्स का तो आपको पता चली गया होगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि होता क्या है। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज, मतलब कि जो इस तरह करके होता है ना, इस तरह करके जो रोज हैं, इस तरह करके इस तरह करके ऊपर से नीचे, वो हमारे पास सॉरी 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 जो हमारे पास इस तरह करके ये सामने को, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था,
इस तरह करके ये हैं हमारे पास क्या हैं, पीरियड्स। ओके, और वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल मीन्स इस तरह करके, ठीक है, इस तरह, वो क्या है हमारे पास, ग्रुप्स हैं, ठीक है। ओके, देयर आर 8 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट्स द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, मतलब कि फ़र्ज़ करें जो एक एलिमेंट है, फ़र्ज़ करें वो ग्रुप नंबर 3 के अंदर है, ठीक है, ग्रुप नंबर 3 के अंदर एक एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है। तो इस ये 3 हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इस एलिमेंट का लास्ट शेल है ना, लास्ट शेल, जो आउटर मोस्ट शेल है जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये हमें ग्रुप नंबर से ये पता चलता है, ठीक है। पीरियड नंबर, अब पीरियड नंबर मतलब कि ये किस पीरियड में है, इस तरह फ़र्ज़ करें ये 1 2 ये 3, फ़र्ज़ करें कि एलिमेंट थर्ड पीरियड के अंदर यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पीरियड नंबर, ये पीरियड नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस एटम के या इस एलिमेंट के इतने शेल्स हैं हमारे पास, ठीक है। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे, एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है। देखें ना, ये ग्रुप 3 हमारे ग्रुप 3 है, फ़र्ज़ करिए मेरे पास ग्रुप 3 बना लिया मैंने, ठीक है, ये ग्रुप 2 1 और ये 4, ठीक है। अब देखें ग्रुप नंबर हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे एक एलिमेंट है, उसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे एक और एलिमेंट है तो ये भी ग्रुप 3 में ना, तो इसके वैलेंस शेल में भी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। ओके जी, आगे चलें। और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होती हैं। मेटल्स आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये भी देख लें जी, ये देखें, ये देखें, ये लेफ़्ट साइड है, ठीक है यार, ये ज़रा मैं उल्टा स्कैन हो गया, ठीक है, लेकिन ये देखें ये लेफ़्ट साइड है ना, अगर हम इसको ज़रा सही करके सीधा करके देखें तो ये लेफ़्ट साइड बन रही है हमारे पास, तो ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे क्या है, मेटल्स हैं, और बीच में हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं, और फिर मेटलॉइड्स हैं और नॉन मेटल्स हैं। ओके, चलें जी, इसके बाद हमारे पास आता है कि एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट ऑन द स्टेयरकेस दे आर मेटलॉइड्स, ये ले जी, ये देखिए जी, ये सारे क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं, ये सारे जो स्टेयरकेस के ऊपर ऊपर है ना, ये सारे क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं हमारे पास। मेटलॉइड्स किनको कहते हैं भला, अभी देख लेते हैं, हम आगे जाके इनकी डिटेल भी पढ़ेंगे, तो अभी आप कर लें कि जो स्टेयरकेस है उनके ऊपर, जो स्टेयरकेस के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो होते हैं मेटलॉइड्स। ओके, आगे देखें जी, नॉन मेटल्स आर ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मैंने अभी आपको दिखाया राइट साइड स्टेयरकेस से आगे आगे सारे नॉन मेटल्स हैं। ट्रांजिशन मेटल्स आर प्रेजेंट बिटवीन ग्रुप 2 एंड 3, वो जो बड़ी सी जगह मैंने आपको दिखाई दी अभी, ट्रांजिशन मेटल्स। Elements which are present on the staircase they are metalloids. Okay, elements are divided into 2 subgroups, ठीक है, subgroup A and subgroup B। ये भी दिखा देता हूँ मैं, subgroup A क्या है और B क्या है। ये subgroup A है और ये subgroup B है, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स वाला हमारे पास subgroup B है और दूसरे वाला हमारे पास subgroup A है। ओके ओके, आगे चलें, कहाँ पे थे हम, आगे, एलिमेंट्स which are present in group B they are called transition elements, और फर्स्ट पीरियड इज अ शॉर्टेस्ट पीरियड क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट्स ही दो हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। उसके बाद सेकंड पीरियड इज अ शॉर्ट पीरियड एंड इट हैज़ 8 नॉर्मल एलिमेंट्स, क्योंकि उसके पास हमारे पास बीच में ट्रांजिशन मेटल्स आ जाते हैं ना, तो वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। थर्ड पीरियड इज ऑल्सो अ शॉर्ट, ठीक है, इसके अंदर भी क्योंकि 8 वो हैं, क्या कहते हैं, एलिमेंट्स हैं। और जो फोर्थ पीरियड इज़ अ लॉन्ग पीरियड, 18 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है, 8 नॉर्मल एंड 10 ट्रांजिशन। ओके, फिफ्थ पीरियड इज ऑल्सो लॉन्ग, और ये बाकी सारे लॉन्ग लॉन्ग है, ठीक है। ओके हो गया, आगे चलिए जी। अब हमारे पास आ गया कि जो ग्रुप 1 है, ग्रुप जो 1 है उसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि इसके जितने भी हाइड्रोक्साइड कंपाउंड्स होते हैं, ग्रुप 1 के जितने भी क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं, ठीक है।
2 के जो होते हैं उनको हम एल्केलाइन कहते हैं। 7 के जिसमें अंदर F, L, Cl, I, इनकी जो हैलोजेंस वाला ग्रुप 7 को हम हैलोजेंस कहते हैं। इन सारी सबको हम हैलोजेंस कहते हैं, ठीक है, हैलोजन फैमिली। और जो 8 ग्रुप है उसको हम कहते 8 ग्रुप को हम, ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है कि जो 8 ग्रुप है उसको हम ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है, ज़ीरो ग्रुप नोबल गैसेस कहलाते हैं वो, ठीक है। आगे आ जाते हैं जी हम, क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नंबर 1 में जो इनकी सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि दे फॉर्म कलर कंपाउंड्स, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मतलब कि जैसे हमारे पास, फ़र्ज़ करें हमारे पास सोडियम है हमारे पास, ये Na से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, 1 से 2 नहीं हो सकती। जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जैसे हम आयरन ले लेते हैं, ठीक है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मतलब समटाइम्स +2 शो करता है, ये समटाइम्स +3 शो करता है, ठीक है। तो मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ वैलेंसी शो करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है। जबकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते, जो सिंपल नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते, उनकी एक स्पेसिफिक यानी कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड दे आर यूज एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे भी होता क्या, ये एक बायोलॉजिकल एंजाइम होता है और ये स्पीड अप करता है रिएक्शन को, मतलब कि प्रोवाइड एन ऑल्टरनेट रूट टू द रिएक्शन, ठीक है, एनर्जी बैरियर को कम कर देता है ये। दे हैव हाई डेंसिटी। ओके हो गया जी। आगे देखिए जी, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन टिपिकल। हमारे स्टेज के ऊपर हमारे पास जो नॉन टिपिकल एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही है, एंड दैट इज जिंक, ठीक है। जिंक ना तो ये नो कलर कंपाउंड्स, कोई कलर कंपाउंड्स नहीं बनाता, ये नो कलर कंपाउंड्स, ओके। और ना ही ये वेरिएबल में V से, ऑक्सीडेशन को O से और S को, स्टेट को S से, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो नहीं करता, ठीक है। ओके हो गया, ठीक है। बस एक ही हमारे स्टेट पे जो है वो एक ही नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है और वो जिंक है। ओके हो गया जी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है वो ग्रुप्स के अंदर और पीरियड्स के अंदर किस तरीके से चलता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 1, 2 एंड 3 टॉप टू बॉटम, मतलब कि डिक्रीज करता है टॉप टू बॉटम, ठीक है। मतलब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे हाई है, फिर उससे लो है, फिर उससे लो है, फिर उससे भी लो है, फिर उससे भी लो, मतलब डिक्रीज होगा नीचे आते हुए, ठीक है। और यानी कि क्योंकि डिक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग, क्योंकि देखिए ना वो जो साइज़ है, ये फ़र्ज़ करें न्यूक्लियस है, तो ये साइज़ बड़ा होता जाता है, एटम का साइज़ बड़ा होता जाता है, तो ये न्यूक्लियर है, इसकी जो अट्रैक्शन है वो कम होती जाती है, ठीक है, तो इसलिए डिक्रीज हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है इसका। आगे देखिए जी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8 टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। जो नॉन मेटल्स हैं उनका टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, मतलब कि वाइस वर्सा है, मेटल्स के वाइस वर्सा है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था पार्टिकुलेट नेचर के अंदर, तो वो आप देख सकते हैं अंदर से कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती क्या हैं, ठीक है। बेसिकली मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेज हैं वो होती है हमारे पास ये है कि दो, मतलब फ़र्ज़ करें हमारे पास एक कंपाउंड है, यानी कि ये देखें, लेट मी शो यू, ये देखें, एक HCl ये है, एक इसके दरमियान और इसके दरमियान एक बॉन्ड बना हुआ ना HCl और इसके दरमियान, तो ये एक और उससे, ये जो कंपाउंड है HCl, ये एक और HCl से मिला हुआ है, ठीक है, HCl से। तो ये जो एटम्स के दरमियान ये जो फोर्सेस हैं इनको हम कहते हैं
इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर। और जो इन दो कंपाउंड्स को आपस में कनेक्ट कर रही है ना, ये वाली जो फोर्स है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है इसका। आगे चलिए जी। और अगर हम पीरियड्स के हिसाब से बात करें, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज लेफ्ट टू राइट, मतलब कि मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ अगर हम जाएं, मतलब कि सिर्फ लेफ्ट से स्टार्ट करें अप टू ग्रुप 3 तक इंक्रीज करता है, एंड स्टार्ट कर देता है डिक्रीज करना। ठीक है, आगे देखिए जी। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस, यानी कि एटॉमिक साइज मतलब शेल्स इंक्रीज करते जाते हैं। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, तभी तो मेल्टिंग पॉइंट और डिक्रीज करता है ना वो, जैसा कि मैंने भी आपको ऊपर बताया था कि अट्रैक्शन कम हो जाती है वो मेटल्स के अंदर, तो वो वाला सीन इधर। सिंस द प्रोटॉन्स नंबर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सो द इलेक्ट्रॉन नंबर आल्सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस टू accommodate more electrons, hence the atomic radius increases down the group। मतलब कि शेल्स इंक्रीज करते जाते हैं यानी कि अब देखिए ना, हमारे पास डुप्लेट ऑक्टेट रूल फॉलो होता है, तो 8 के बाद जो है नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूसरे शेल्स में चले जाते हैं, तो एक शेल इंक्रीज हो जाता है ना, फिर इस तरह शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, और पीरियड्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट, बट नो न्यू शेल आर एड एज अ रिजल्ट, nucleus pull increases on the electrons, hence atomic radius decreases। जब डिक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है यानी कि फोर्स भी ज़्यादा होगी, और क्या कहते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ओके, तो आगे चलते हैं जी हम। मेटालिक करेक्टर, मेटालिक करेक्टर ये कि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है ऑब्वियसली, शुरू में मेटल है फिर नॉन मेटल शुरू हो जाते हैं, तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा हमारे पास मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर इंक्रीज टॉप टू बॉटम, सॉरी टॉप टू बॉटम इन ग्रुप 1। देखिए जी, मेटल्स हम किन को कहते हैं, मेटल्स यही इनको ही कहते हैं ना कि जो हमारे पास लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब कि जैसे सोडियम है, सोडियम है, ठीक है, ये +1, इसके ऊपर चार्ज कब आता है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देता है। ठीक है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। ठीक है, तो ये लूज़ क्यों करता है, ताकि नोबल गैसेस का जो स्ट्रक्चर है वो अचीव कर ले, यानी कि इसके स्टेबल हो जाए, इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। ठीक है, या 2 हो जाएं। ठीक है, ओके जी। तो क्या कहते हैं मेटेलिक रिएक्टर हमारे पास, अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो वो इंक्रीज़ कैसे करता है। अब जब मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ करता है तो क्या कहते हैं, यानी कि देखिए ना एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ कर रहा है हमारे पास, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा था कि एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करेगा। इंक्रीज़ करने के बाद होगा क्या कि उसकी फोर्स जो है वो कम हो जाएगी, और जैसे हम उसको मेल्ट करेंगे वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, तो मतलब उसका जल्दी लूज़ कर देना इलेक्ट्रॉन, तो ये सीन है। ठीक है, इसलिए ग्रुप अब टॉप टू बॉटम ग्रुप 1 एंड 2 और 3 के अंदर इंक्रीज़ करता है। ठीक है, और अगर हम इन पीरियड्स के अंदर बात करें तो इंक्रीज लेफ्ट टू राइट इन ग्रुप इन पीरियड्स अप टू ग्रुप 3। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो मेटल्स आते हैं, फिर मेटलॉइड्स आते हैं, फिर नॉन मेटल्स आते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब ये ज़रा एक इम्पोर्टेंट है, ये देखें नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अब जो है ये देखिए 3 तरह के हैं, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड एसिडिक। ठीक है, अब देखिए जी, जो एम्फोटेरिक है ना, उनका तो एक बहुत ही अच्छा एक्रोनीम है, वो ये है कि PTAG। पिज्जा जियो। पी से हमारे पास है लेड, यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ, पी से है लेड ऑक्साइड, टी से है टिन ऑक्साइड, जी से है जिंक ऑक्साइड, ए से है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सॉरी Al था। ठीक है, और हाँ ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और जी से है जर्मेनियम ऑक्साइड। तो पिज्जा जियो को याद कर ले, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का भी नहीं भूलने वाले। ठीक है, हाँ, तो जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे क्या हैं, बेसिक होते हैं, और जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एसिडिक होते हैं। चलिए जी, अब देख लें
पढ़ लेते हैं जरा डेफिनेशन को। यहाँ पे लिखा हुआ है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स सो द बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है ना, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा, जो ज़्यादा मेटेलिक होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा, तो ये कॉन्सेप्ट है इधर। ठीक है, इन पीरियड्स मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट। जैसे हम लेफ्ट से हम ये देखें, मैं आपको ज़रा एक और बताता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे मेटल्स हैं, यहाँ पे नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स। ठीक है, तो जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो मेटल कम होते जाते हैं, तो हम आते जाते हैं किसकी तरफ, नॉन मेटल्स की तरफ। तो नॉन मेटल्स का करेक्टर इंक्रीज करता है ना, तो एसिडिटी जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि नॉन मेटेलिक करेक्टर शुरू हो जाते हैं लेफ्ट टू राइट। अगर हम आए तो आगे देखें, Na2O मेटेलिक है, बेसिक हो गया। MgO बेसिक है, मेटेलिक है ना क्योंकि बेसिक हो गया। Al2O3 ये है तो मेटेलिक, लेकिन हमने क्या पढ़ा है, एम्फोटेरिक के लिए हमने एक रूल पढ़ा है ना, कि हमने एक एक्रोनीम याद कर लेना, और वो ये है कि पिज्जा GO, P से लेड, T से टिन, और ये जिंक एल्यूमिनियम, और जर्मेनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये याद कर लेना। तो एल्यूमिनियम हमारे पास एम्फोटेरिक है। सिलिकॉन हमारे पास नॉन मेटल है, तो ये एसिडिक है। P2O5 नॉन मेटल एसिडिक, SO2 नॉन मेटल एसिडिक, Cl2O7 एसिडिक क्योंकि नॉन मेटल है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ओके जी, these metals are soft and can easily be cut with help of a knife। ठीक है, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, और नाइफ से हम इनको कट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस बॉक्स में लिखी है वो ये है कि जब भी कभी हम इनको वाटर के अंदर ऐड करें तो ये एल्कलाइन मतलब कि बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, these metals have low melting and boiling point। okay, these metals have low density so they float over the water। okay, density of group 1 metals increases down the group, reactivity of group 1 metals increases down the group। reactivity कैसे इंक्रीज होगी, क्योंकि ये जब इनका एटॉमिक रेडियस बड़ा हो जाता है, न्यूक्लियस की पुल जो है वो कम हो जाती है, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। जब जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, रिएक्टिविटी ज़्यादा ही होगी ना उसकी। आगे देखेंगे, ग्रुप 1 मेटल्स फ्रॉम आयोनिक, यानी कि ग्रुप 1 जो मेटल्स है ना वो आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, कोवलेंटली बनाते हैं ये। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि डिक्रीज करता है, हमने ऊपर पढ़ा भी है ग्रुप ट्रेंड्स के अंदर। ग्रुप 1 metals have 1 electron in valence shell, most relative metals in periodic table। ये most reactive metals हैं ग्रुप 1 के। और metallic character increases down the group due to larger size, the ability to lose electron increases। ठीक है, सॉरी, ठीक है जी, आगे देखें। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्साइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ओके हो गया। अब रिएक्शंस देख लें, रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 1 मेटल्स विद वाटर। जब हम वाटर के साथ देखें, सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनती है। ठीक है, इस तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। ऑब्जर्वेशंस देख लें, मेटल्स फ्लोट्स एंड डार्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर के ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं। मेटल क्योंकि सॉल्यूबल होते हैं तो डिसॉल्व हो जाते हैं। ग्रुप 1 के सारे मेटल्स सॉल्यूबल हैं। ठीक है, bubbles of colorless gas seen। okay, hissing sound of releasing gas, hissing sound उसकी होती है हाइड्रोजन की। ठीक है, और fire on the surface of water, हाइड्रोजन गैस rapidly catches the fire। ठीक है, हाइड्रोजन क्योंकि फ्लेमेबल है, हाईली फ्लेमेबल है। आगे देखिए, रिएक्शन ऑफ ग्रुप 1 मेटल विद ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ जब इनका रिएक्ट होगा क्या होगा, ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब देखिए हैलोजन, यानी कि हैलोजन के साथ ये क्लोरीन हैलोजन ही है ना, हैलोजन फैमिली से इसका वो ताल्लुक है क्योंकि ये ग्रुप 7 के अंदर है। ठीक है, तो जब हम इसको बनाएंगे तो हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, सॉल्ट फॉर्म होगा हमारे पास। आगे चलेंगे, ये भी टेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रुप 7 हैलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है जी, फिजिकल स्टेट जो है फ्लोरीन की वो गैस होती है। ठीक है, और ये येलोइश होती है। क्लोरीन जो है हमारे पास वो भी गैस है, और क्या कहते हैं ये हमारे पास ये भी पेल ग्रीन होती है। ब्रोमीन लिक्विड होती है। ठीक है, और ये आई गेस ब्राउनिश सी होती है। और आयोडीन जो है वो सॉलिड है,
ब्लू ब्लैक सॉलिड होता है, एस्टेटिन भी सॉलिड है, ब्लैक होता है। और जब कलर इनका सॉल्यूशन की तरह हम इनका कलर देखें तो वो येलोइश से पेल येलो, पेल ग्रीन से वेरी पेल ग्रीन, लिक्विड उसका जो है वो येलो सॉल्यूशन बन जाता है। यानी डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, डिफरेंट कलर, कहीं पे कुछ कलर लिखा हुआ, कहीं पे कुछ कलर लिखा हुआ, तो आप कर लें, ठीक है। तो आयोडीन ब्लू ब्लैक से ब्राउन हो जाती है, ठीक है, अगर हम इसको सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करें तो। आगे देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 7 एलिमेंट्स हैलोजेंस। ग्रुप 7 को हम हैलोजन, अगर कभी भी पेपर के अंदर आ जाए ना कि हैलोजेंस हैलोजेंस, तो घबराना नहीं है, तो वो ग्रुप 7 के जो सारे एलिमेंट्स है ना वो हैलोजेंस ही हैं, ठीक है। कलर इंटेंसिटी, कलर इंटेंसिटी जैसे हम ग्रुप के नीचे चीज जाते हैं ना इंक्रीज करती जाती है। अब देख लें, येलोइश है, ग्रीन होगी, ब्राउन होगी, ब्लू ब्लैक होगी, ब्लैक होगी, इंक्रीज करिए ना कलर इंटेंसिटी। तो जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो कलर इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी। ग्रुप 7 एलिमेंट्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो क्योंकि नॉन मेल्टिंग है तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, सबसे जो रिएक्टिव है ना ग्रुप 7 के अंदर वो फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन, मतलब कि सबसे ऊपर से नीचे जाते जाएंगे तो हमारे पास रिएक्टिविटी डिक्रीज करती जाएगी। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मेटल्स तो है नहीं, एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट। डायटोमिक स्टेट का मतलब है कि कभी भी जो इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स है ना, कभी भी ये Cl ऐसे ऐसे नहीं घूम सकता ये इस सूरत में। Cl हमेशा डायटोमिक, सॉरी ऐसे क्या कर लें, Cl ये इस स्टेट में घूमेगा हमेशा Cl2 में। Cl कभी नहीं इस तरह हमें ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। डायटोमिक एग्जिस्ट करती है, मोनोटोमिक एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद रिएक्टिव मेटल्स। रिएक्टिव मेटल के साथ ये क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। और फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, ठीक है। और ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। आगे देखिए, रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 7 एलिमेंट्स, अगर हम इनका रिएक्शन करवाएं विद मेटल्स के साथ तो Na सॉल्ट बनेगा हमारे पास, ठीक है। और ये एक्सोथर्मिक होते हैं और वाइट सॉलिड फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होता है कि जो रिएक्टिव मेटल होता है ना वो जो लेस रिएक्टिव होता है उसको रिप्लेस कर देता है। अब देखें, फ्लोरीन सबसे रिएक्टिव है, इसको बाकी हैलोजन मेंबर का फैमिली का कोई भी मेंबर इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि सबसे रिएक्टिव है। उसके बाद क्लोरीन को फ्लोरीन डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है ना क्लोरीन से, तो ये डिस्प्लेस कर सकता है। हाँ, क्लोरीन को ब्रोमीन नहीं कर सकता क्योंकि फ्लोरीन, देखिए ना, सबसे पहले याद क्या आता है हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ये सबसे रिएक्टिव है ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये इन दोनों को डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन जो क्लोरीन है, क्लोरीन ब्रोमीन को ये फ्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन ब्रोमीन को डिस्प्लेस जरूर कर सकता है। और ये जो ब्रोमीन है ये दोनों को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। जो रिएक्टिव तरीन मेटल है वो रिएक्टिव यानी कि दूसरों को डिस्प्लेस कर सकता है, सबको डिस्प्लेस कर सकता है जो सबसे रिएक्टिव है, लेकिन जो उससे कम रिएक्टिव है वो अपने से हाई वाले रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। ओके हो गया। देखिए NaBr प्लस Cl, अब Cl इस Br को रिप्लेस कर देगा, ये देख लें यहाँ पे, ठीक है। ClBr, Cl यानी कि ये तो आयनिक इक्वेशन है ना, इसके आगे चलें। Br I को रिप्लेस कर सकता है क्योंकि Br ज़्यादा रिएक्टिव है, ओके। चलें जी आगे चलते हैं, ग्रुप 8, और उसके बाद हमारा बस फिनिश होने वाला है ये आगे जी। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स जो हैलोजेंस का है, H2 प्लस Cl तो HCl बन जाएगा, एसिड बन जाता है, ठीक है। आगे देख लीजिए, ग्रुप 8 और ग्रुप 18 और ग्रुप 0, 3 नाम है इसके, ठीक है। तो एग्जामिनर कोई भी यूज़ कर सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। एक एग्जिस्ट इन मोनोएटॉमिक स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मोनोएटॉमिक मतलब कि जैसे अब फर्ज कर लें आप, ये हीलियम है,
ये इसके साथ कोई 2 3 लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे हम सी एल इस तरह एग्जिस्ट नहीं ना कर सकता, उसके साथ 2 लगाते हैं क्योंकि वो डायटोमिक स्टेट में यानी कि एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसका लास्ट जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट नहीं होता। जबकि जो ग्रुप 8 या ग्रुप 0 है, इसका तो लास्ट शेल कंप्लीट है ना, तो ये मोनोएटॉमिक एग्जिस्ट कर सकता है। They are known as noble gases, low melting and boiling point. They do not form compounds that conductor of heat and electricity. Density increases down the group. अच्छा जी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आ जाता है, यूजेस ऑफ नोबल गैसेस भी आ जाता है। तो सब ये बेसिकली ये जो आर्गन का ये तो कभी कभार थ्योरी में भी आ जाता है एक नंबर के लिए, क्या कहते हैं, और बाकी जो है वो एमसीक्यूज के अंदर आते हैं या थ्योरी में भी आ सकते हैं। क्या कहा जा सकता है कैम्ब्रिज का। यूजेस ऑफ नोबल गैसेस, हीलियम इज यूज्ड इन एयरशिप्स, वेदर बलून्स, ठीक है। नियॉन इज यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग लाइट्स, आर्गन इज यूज्ड इन, क्या कहते हैं, फिलामेंट यानी कि फिलामेंट गैस फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब, और क्या कहते हैं वो वेल्डिंग, और क्या कहते हैं मेकिंग स्टील के अंदर ये यूज होता है हमारे पास, ठीक है। और क्या कहते हैं हमारे पास जो इन द एयर, जो सबसे ज़्यादा नोबल गैस है ना हमारे पास एयर के अंदर, वो हमारे पास क्या है, वो है आर्गन, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाला जो बॉक्स है, जो बॉक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें ना वो सारी इम्पॉर्टेंट तरीन है। ये आ सकता है, ये एमसीक्यूज में भी आता है, ये थ्योरी के अंदर भी आ सकता है। तो ये यूजेस तो बेसिकली सबके इम्पोर्टेंट है, ये आ सकते हैं 1 2 नंबर के लिए, ठीक है। तो बस ये इतना ही था, और ये लास्ट ड्यूटी टेबल ये आपको मैंने बता दिया कि मैं इसमें ग्रुप 1 ग्रुप, ये सब ग्रुप ए ये है, ये बी है, ठीक है, और ये मेटलॉइड्स होते हैं इसके ऊपर जो हैं स्टेयर केस के ऊपर, ठीक है। तो बस ये था आज का, तो इजी टॉपिक, इजी था। बस इसके अंदर मैं आप एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं ये आपके लिए एक दफ़ा दोबारा से रिव्यू कर देता हूँ ऊपर से, ये लें जी, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके वो ले लें स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है, ये लें। मैं सारा याद करने वाला है ये, इसके अंदर थ्योरी के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, एमसीक्यूज भी ज़्यादा आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ठीक है, तो यही चैप्टर था हमारे पास, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए, आप इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी किसी भी किस्म का मसला, कोई क्वेश्चन, कुछ बात समझ ना आई हो, तो और क्या कहते हैं आपके लेक्चर लगा कैसा है, समझ आइए कुछ, या कुछ इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ताकि उसको इम्प्रूव किया जा सके, ओके। सो ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ।